बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म पे तमाम जो लोग आज इस गूगल मीट से जुड़े हैं, उन तमाम लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध की कारुणिक परंपरा से आने वाले भंते करुणाशील राहुल को वंदामि। और अगर आज की विषय वस्तु की तरफ आए तो वो है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और अम्बेडकराइट मूवमेंट। और हम जब इस विषय की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा जरूरी समय है इस वक्त इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि दुनिया भर में कुछ न कुछ हो रहा है जिस पर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट और उसके रिसर्च स्कॉलर लगातार न केवल टिप्पणियां कर रहे हैं, लगातार इस बात पे ना केवल बहस हो रही है, बल्कि एक बौद्धिक तबका वो भी है जो इस बात पे लगातार अपने तर्क रख रहा है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें भारतीय का समावेशन कितना होना चाहिए और उसकी विश्व दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो अगर मूल रूप से हम उस शिक्षण संस्थानों में अम्बेडकराइट आंदोलन की बात शुरू करें तो हमारे केंद्र में वो युवा हैं जो इस वक्त या तो उस शिक्षण संस्थानों का पार्ट हैं या फिर आने वाले समय में उन सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएंगे। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी में समाज का स्वरूप कैसा होगा, बुद्ध के विचार कितने फैलेंगे, अंबेडकर कितने प्रासंगिक होंगे, लोग किस स्तर पे उनके विचारों को ग्रहण करेंगे, या फिर किसी भी सामाजिक व्यवस्था का मूल्यन होगा या अवमूल्यन होगा, उसका निर्धारण अगर कोई करती है तो आने वाली एक जनरेशन करती है, जो आने के बाद जो समाज के विभिन्न भागों में अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करेंगे, जो कहीं पे मिडिल क्लास के रूप में, गृहस्थ के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाएंगे, जो सरकारी नौकरियों में होंगी, जो सरकारी नौकरियों के बाहर एक्टिविस्ट होंगी, वो पॉलिटिशियंस होंगे, राजनेता होंगे जो लगातार नीतियों पर बहस करेंगे, जो जनता के मुद्दे रखेंगे, वो लोग बुद्ध की परंपरा के भिक्षु होंगे जो लोगों को गौतम बुद्ध के जग परिवर्तनकारी संदेशों से रूबरू करवाएंगे। और लेकिन वो ये सब काम करेंगे कैसे? क्या वो आपकी पीढ़ी जिस तरह से इन कामों को करती आ रही है उनको सीधा ओवरटेक कर लेंगे? आप जिस तरह से उन कामों को करते रहेंगे सीधा उस तरह से उन कामों को करेंगे, या फिर कुछ तब्दीलियों के साथ उन कामों को करेंगे? अगर ये समझना है तो आपको समझना होगा कि हम हायर एजुकेशन के किस सांचे में इस वक्त में पले बढ़ रहे हैं। आपकी जो नई पीढ़ी है वो किन चीजों से घिरी हुई है, और आप आज जो हैं वो पिछले दशक और पिछले 2 दशकों की जिस तरह की एक परंपरा और जिस तरह की ट्रेनिंग के साथ आप आए हैं, वो ट्रेनिंग हो सकता है आपको स्कूल में मिली हो, वो ट्रेनिंग आपको महाविद्यालय में मिली हो, वो परिवार में मिली हो, समाज में मिली हो। आप जितना डिलीवर कर पा रहे हैं वो सारा एक नॉलेज के ट्रेडिशन से आता है, वो आपके आसपास के वातावरण से आता है, और उसके आधार पर आपका व्यवहार, आपकी क्रियाएं, आपके कर्म निर्धारित होते हैं। तो इस वक्त में ये बड़ा आवश्यक है, अगर मैं भूमिका के रूप में कहूं तो आप समझें कि असल में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शिक्षा का स्वरूप कैसा है, युवाओं का वैचारिक क्रम कैसा है। क्योंकि आप जब भारतीय इतिहास की ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तब आप एक बात ये कहते हैं कि जहां से ज्ञान शुरू होता है, जहां से अक्षर शुरू होता है, वहां पे वो ज्ञान हमेशा श्रव्य रूप में दिया जाता रहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के रूप में जो ज्ञान का संचालन था वो शब्दों से होता था। पीढ़ियां कह दिया करती थी और आने वाली पीढ़ियां उस पर यकीन कर लिया करती थी, उसे मान लिया करती थी। वो उनके सामाजिक व्यवहार को, जगत को, उनकी व्यवस्था को संचालित करता था। आने के कुछ दशकों के बाद जो एक चीज बनी वो कागज का टुकड़ा, और वो कागज बनने के बाद आपने उन चीजों को लिखना शुरू किया। मैं इतिहास के साथ इस सब्जेक्ट को जोड़ रहा हूं। कागज पर जब लोगों ने लिखना शुरू किया तो पढ़ने का एक विकल्प लोगों के पास आया। पीढ़ियों ने अगली पीढ़ियों को जो सूचनाएं जो देनी थी, जो ज्ञान देने थे, जो मूल्य स्थानांतरित करने थे, वो कागज पर लिखने के माध्यम से करना शुरू किया। और कागज चूंकि उस तरह से युगांतकारी रहा कि उस आप चूंकि बौद्ध दर्शन को भी देखेंगे, बुद्ध लगातार बोलते रहे, लेकिन जब भिक्षुओं को आवश्यकता पड़ी कि किस तरह से बुद्ध को शाश्वत रखा जाए, उनकी शिक्षाओं में कोई घालमेल ना हो जाए, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि आने वाले लोग भूल न जाएं, तो उसको लिपिबद्ध किया गया।
लिपि और कागज का आविष्कार अपने आप में एक युगांतकारी आविष्कार रहा है, जिसने ज्ञान की तमाम परिभाषाएं बदल दी, यूरोप से लेकर के भारत में। इस कागज के बाद जब धीरे धीरे आप नई व्यवस्थाओं में आए, तो एक शब्द आया औद्योगिकरण, 18वीं सदी के यूरोप के आसपास, जिसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। और उस औद्योगिकरण की बहस ने फिर से ज्ञान को बदलने का काम किया। अब तक जो कागज सिर्फ एलिट क्लास के हाथों में था, औद्योगिकरण के बाद में वो थोड़ा थोड़ा लेबर क्लास के हाथों में, उस श्रमिक वर्ग के हाथों में आना शुरू हुआ, और चीजें थोड़ी सी और सुलभ होती गई। भारतीय जनमानस की व्यवस्थाओं में ये आप कह सकते हैं, चूंकि वो औपनिवेशिक काल था, तो वो लोग जो एलिट नहीं थे, वो जो व्यवस्था के बाहर थे, आप दलित कहिए, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ड आप शूद्र भी कह सकते हैं, उनके आसपास चीजें आनी शुरू हुई। 20वीं सदी अपने आप में बड़ी क्रांति का जनक रही। पिछले 50 सालों में जो सदी ने देखा, मुझे लगता है कि वो 2500 सालों में भी हम लोग देख पाए। ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आया, सोशल मीडिया आया, और तमाम तरह के वर्चुअल मीडियम्स, जिनमें यूट्यूब भी शामिल है, वो आए। और उनके साथ आई एक नई जनरेशन, जिसके लिए संवाद के वाहक के रूप में, ज्ञान ग्रहण करने के रूप में, या फिर अपने आप आसपास के वातावरण को समझने के लिए अगर सबसे सरल कोई माध्यम है तो वो सोशल मीडिया है। और चूंकि जब सोशल मीडिया मैं नाम ले रहा हूं, तो मैं सोशल मीडिया के फायदे भी रेखांकित कर रहा हूं। हम उसके नुकसान की चर्चाओं पर भी थोड़ी देर में आएंगे। और उस सोशल मीडिया ने दुनिया में एक वर्चुअल वर्ल्ड को कनेक्ट किया। आप किस जाति से हैं, आप किस वर्ण से हैं, आप एजुकेशन की किस सीढ़ी पर खड़े हैं, आप दुनिया में किस कोने पर बैठे हैं, ये चीजें, सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं जब आप गूगल पे एक सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल आपके लिए वैसा ही काम करता है और किसी और इंसान के लिए कैसा ही काम करता है। और इस वक्त में जब एक उस शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में पूरी की पूरी बहस हो रही है, और नई जनरेशन, जिसे जनरेशन जी भी कहा जाता है, उसकी आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के मायने क्या हो सकते हैं, और उस शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्थितियां क्या है। इस भूमिका के साथ मैं भारत की उस शिक्षण व्यवस्था में आना चाहूंगा। भारतीय शिक्षण व्यवस्थाओं को अगर मोटा मोटी बांटा जाए, तो आज जिस वक्त में हम लोग खड़े हैं, उसमें आप दो धाराएं बांट सकते हैं। एक वो जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक और सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो जिनसे ये आशा की जा रही थी, लगातार उम्मीदें थी कि सामाजिक न्याय से वंचित रह चुका एक तबका, जो लगातार समाज में उत्पीड़न झेलता रहा, उसका प्रवेश किसी तरह, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं के आर्थिक सहयोग के माध्यम से हो, इन शिक्षण संस्थानों में हो जाए, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। और यह हुआ भी। 1990 के दशक में एक बड़ा वर्ग जो था, 1980 के दशक में जो डिप्राइव्ड क्लास से आता था, वो धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में आना शुरू हुआ। और जब वो यूनिवर्सिटी में आना शुरू हुआ, तब हो सकता है संसाधन इतने संपन्न ना हो, लेकिन उन्होंने अंबेडकर की चर्चाएं शुरू कर दी। अंबेडकर की चर्चाएं उस स्तर पे शुरू हुई जिसे आप इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, जिसे आप पॉलिटिकल कह सकते हैं। और विश्वविद्यालयों में नए नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, लोग दिग्भ्रमित भी हुए, लोगों ने अलग अलग मूवमेंट भी ज्वाइन किए। लेकिन एक चीज जो लगातार कम होती रही, वो थी कि आपके पास एक पीढ़ी नहीं थी। और चूंकि आप पहली जनरेशन थी 1980 में, तब उसके साथ ये नया चैलेंज ये था कि वो कहां जाए। वो विश्वविद्यालय की किसी एक ऐसी संस्था को ज्वाइन करें जो पूरी तरह राइट विंग है, वो विश्वविद्यालय में कोई ऐसी संस्था खड़ी करे जो अंबेडकर राइट हो, या फिर वो किसी ऐसी संस्था में चली जाए जहां पर सिर्फ आप क्रांतिकारी के झंडे उठा करके घूमें, और 5 साल 6 साल के बाद जब आप पीछे देखें तो आपको लगे कि नहीं, हम तो वहीं के वहीं रह गए। और उस पीढ़ी ने जैसे तैसे करके अपनी जगहें बनाई, उन्होंने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद लिए, और वो शिक्षा की उस पीढ़ी में आ गए जिस पीढ़ी में आप लोग खड़े हैं। लेकिन वक्त की करवट ली, वक्त अपनी करवटें ले रहा है, वक्त सोशल मीडिया पे आ गया, इंटरनेट आ गए, तमाम तरह की क्रांतियां फिर से आई, सत्ताएं परिवर्तित हुई, और पूरी दुनिया में सेंटर टू लेफ्ट से लेकर के राइट विंग की तरह, जिसे आप दक्षिण पंथ कहते हैं, उस तरह की भूमिकाएं चली। और विश्वविद्यालय के लोग या तो संकीर्ण विचारधाराओं में विलुप्त होते जा रहे हैं,
या उन्हें इस तरह होने पर मजबूर कर दिया गया। और फिर से एक चैलेंज हमारे सामने आया कि 1980 की पीढ़ी ने जिस तरह का संघर्ष किया था, उसी तरह का संघर्ष उस पीढ़ी को करना पड़ रहा है जो विश्वविद्यालयों के अंदर दाखिल हो रही है। हो सकता है उनके पास तमाम तरह के एक्सेस हैं, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास सोशल मीडिया है, लेकिन दुनिया में जिस कॉन्सेप्ट को इंटरसेक्शनलिटी कहा जाता है, जिसे आप जेंडर के स्तर पर समझते हैं, जिसे आप गरीबी के स्तर पर समझते हैं, वो अपने आप में अभी प्रासंगिक है। आप पूरे के पूरी चयन प्रक्रिया को देखेंगे पिछले 5-10 साल की देश की यूनिवर्सिटीज में, तो आप समझ पाते हैं किस तरह से विचारधाराओं को प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है उन लोगों को जो सामाजिक रूप से कुचले हुए तबकों से आते हैं या फिर पिछड़े वर्ग से आते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि 1980 में आने वाली पहली पीढ़ी हो सकता है वो बेहतर कर पाई हो व्यक्तिगत रूप में, लेकिन उसने किसी तरह की सार्वजनिक संस्थाओं को खड़ा करने में अपना बड़ा योगदान नहीं दिया। आप समझिए कि एक इंसान जो विश्वविद्यालय में आ रहा है, उसके लिए अपने मोहल्ले से लड़ने का स्ट्रगल इतना बड़ा हो सकता है कि उसे कमरा ना मिले। तो 2000 के दशक के बाद में पैदा होने वाला इंसान जो अपने आप को पूरी विश्व सभ्यता का नागरिक मानता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कह सकता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हूं, लेकिन मैं पूरी दुनिया को अपने विचारों से अवगत करवा सकता हूं, वो जब पहली बार हायर एजुकेशन का पार्ट बनता होगा और उसी सार्वजनिक जीवन में संस्थानों की कमियां खलती होगी, अनौपचारिक संस्थानों की कमियां खलती होगी, तो उस पर क्या बीतती होगी और उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि हम उस स्तर पे उन चीजों को समझें। लेकिन फिर से एक बात को मैं इस तरह पे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है संघर्ष बहुत है, आइडियोलॉजिकल डिफेंस हो रहे हैं, चीजें एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा की समताओं के साथ बढ़ रही है, लेकिन चूंकि जनरेशन जी है उसके पास या नई पीढ़ी के पास एक बड़ा एक्सेस वो है, वो दुनिया भर से जुड़ने का है, जो इंटरनेट के माध्यम से आता है, क्रांति का है। और वही इंटरनेट ये चाह रहा है कि वो उसको नई क्रांति के रूप में परिभाषित करता है। और जब हम लोग बात करते हैं शिक्षा की, तो भले ही शिक्षा का निजीकरण हो रहा हो, उस शिक्षण संस्थाओं में स्तर की व्यवस्थाएं अपने आप में अलग स्तर की हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वैचारिक रूप से विश्वविद्यालय समृद्ध नहीं कर रहे हैं। आप इस बात वैचारिक रूप से जब समृद्धि की बात आती है, तब आप ये कहिए कि आप सिलेबस में कितना पार्ट है। आपने एक व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष की मैंने बात की, अब मैं बात पाठ्यक्रमों पर ला रहा हूं। पाठ्यक्रम में बुद्धा है, पाठ्यक्रम में अंबेडकर भी हैं, लेकिन एक बड़े उस स्तर पर हैं कि उनके एजुकेशन फिलोसफी पे तो चर्चा नहीं होती। हम उनके एम्पेरिकल कैरेक्टर पर चर्चा करते हैं, उनके जीवन वृत्त पे चर्चा करते हैं, उनके राजनीतिक अवदान और योगदान पे चर्चा करते हैं, उनके सामाजिक सभ्यताओं के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, लेकिन तब तक हम चर्चा करते हैं जब तक हमें एक नोटबुक में लिखना होता है नोट्स के रूप में। हमें कुछ डेट्स याद करनी होती हैं, बुद्धा को लेकर के, फूले को लेकर के, अम्बेडकर को लेकर। लेकिन आप वो स्पेस नहीं बना सकते जिसमें आप व्यवहारिक रूप से इन बातों की बात कर पाए या इन मुद्दों पर आप गहन चिंतन कर पाए। और ये मुझे लगता है कि एक लिमिटेशन है सिलेबस का भी और व्यक्तिगत संघर्ष का भी। और ये जब व्यक्तिगत संघर्ष और विश्वविद्यालयों में भूमिकाएं आपस में मिल जाती हैं, तो वो एक स्तर खड़ा करती हैं जो हम बात कर सकते हैं कि अम्बेडकराइट मूवमेंट अगर विश्वविद्यालयों में है कि नहीं, अगर है तो किस स्वरूप में है। और अम्बेडकराइट मूवमेंट्स पे दो शब्दों पर मैं ध्यान देना चाहूंगा। हम सबसे पहले आंदोलन को परिभाषित कर लें और फिर हम अम्बेडकराइट पर आए। और जब आंदोलन नाम लेते हैं, तब आंदोलन सिर्फ किसी राजनीतिक सभाओं में किसी नेता की तख्तियां उठा करके नहीं किया जाता। आंदोलन कभी इस तरह पे हो ही नहीं सकता कि वो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से हो। आंदोलन की जो सबसे सटीक परिभाषा होती है, या जिसे बहुत गहन अक्षरों में आप समझ सकते हैं, वो ये है कि आंदोलन किसी नए लक्ष्य के साथ परिवर्तन के लिए उठाया गया कदम है। आपका एक प्रयास जो किसी नए लक्ष्य की तरफ जा रहा है, जो हो सकता है एक परिवर्तन लेकर के आए, वो अपने आप में आंदोलन। और अगर इसमें अम्बेडकराइट जोड़ दिया जाए
और बुद्धा से लेकर के अंबेडकर की उस परंपरा को समझा जाए, तो मैं ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगा कि ज्ञान अपने आप में, ज्ञान की प्राप्ति जो शिक्षा के माध्यम से हो रही है और शिक्षा उस शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की जा रही है, या उस स्ट्रक्चर में उस शिक्षण संस्थानों के पास ज्ञान है, वो अपने आप में आंदोलन है। किसी दलित व्यक्ति का या अम्बेडकराइट मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का उस शिक्षण संस्थान में आ जाना अपने आप में एक आंदोलन है। क्योंकि मुझे 1929 में दिया गया बाबा साहब का एक स्पीच याद आ रहा है, जिसमें वो शिक्षा पर बात कर रहे हैं और उसमें वो गहरा इशारा देकर के जाते हैं कि पिछड़ा वर्ग अगर ये समझ जाए कि शिक्षा की महत्ता क्या है और वो किसी तरह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में घुस जाए, तो इस बात में मुझे कहने में जरा भी कोताही नहीं होगी कि वो आंदोलन की एक सीढ़ी पार कर चुका है। और इन सीढ़ियां पार करने के संदर्भ में हम 75 साल के बाद ये बात कर रहे हैं, लगभग 80 साल के बाद जब बाबा साहब ने ये बात डिलीवर की थी। और मुझे लगता है हम लोग इस बात को ढंग से समझ गए कि आंदोलन हो क्या रहा है। अम्बेडकराइट में हम जो बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक की बात करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि आंदोलन का अर्थ ये है, शिक्षा का अर्थ ये है, तो हम ये भी कहते हैं कि अम्बेडकर आंदोलन के साथ नई चीजें क्या हो रही हैं। अम्बेडकर सिर्फ 14 अप्रैल का तो विषय नहीं है, बुद्धा सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा का तो विषय नहीं है, बुद्धा सिर्फ एक गूगल मीट का तो विषय नहीं हो सकता है। बुद्धा और अम्बेडकर नई संकल्पनाओं के साथ कहां तक जा रहे हैं? क्या वो इतने समर्थ हैं कि वो नई पीढ़ी को कुछ दे पाए? क्या उनकी प्रासंगिकताएं अब तक हैं? मेरा जवाब होगा हां, क्योंकि मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं। दो चीजों से मैं आपको साझा करना चाहूंगा, दो बातें आपसे मैं बहुत स्तर पर साझा करना चाहूंगा कि उस शिक्षण संस्थानों में जब हम दो वर्गों की बात करें तो दो वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो जाति के प्रहार से, जो जेंडर की असमानता से, जो भाषा की असमानता से और जो भावों की नगण्यता के साथ यूनिवर्सिटी में आ रहा है, जिसके पास अपना एक चैलेंज है कि हो सकता है वो किस जाति से है, उसके पास अपना एक चैलेंज है कि वो किस जेंडर से है, उसका अपना एक चैलेंज है कि उसमें भाषाई असमानता, जो इंग्लिश का एक्सेस है वो कितना है, और उसके भाव होने की क्षमताएं किस तरह से हैं। उन सारी चीजों के साथ वो विश्वविद्यालय आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विश्वविद्यालय एक ऐसी पीढ़ी को संचित भी कर रहा है, दूसरी तरफ वो पीढ़ी भी है जिसे आप जेन जी कहते हैं, जो जिसके पास अपने एक विश्व दृष्टि है, या तो उसके पास अपनी एक विश्व दृष्टि है, या विश्वविद्यालयों में आकर के वो एक विश्व दृष्टि बनाने का प्रयास करता है। वो विश्व दृष्टि वो है जो जाति से बाहर है, जिसमें जाति नहीं है, जिसमें जेंडर नहीं है, जिसमें जिसमें आप ये कहिए कि भाषा की असमानताएं नहीं है। वो दुनिया को बहुत अलग स्तर पर देखता है। और यहीं पर आकर के जब आप इन दो मूल्यों की बात करते हैं, तब दलितों के सामने भी चैलेंज होता है और दलितों की पुरानी पीढ़ी के सामने भी चैलेंज होता है कि वो उस चैलेंज को पाते कैसे। लेकिन आपको इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूं, जब आप जेंडर की बात में कर रहा हूं, दुनिया में कॉन्सेप्ट ये रहा है कि जेंडर दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो आप स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं। और दुनिया भर के विचार किए कह रहे थे। तो पहली बार जब जेंडर पे डिबेट शुरू होती है कि नहीं, एलजीबीटी का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, जो अपने आप को स्त्री भी नहीं मानता, जो पुरुष भी नहीं मानता, जो जेंडर की इक्वलिटी पे विश्वास करता है, उसकी पहली पीएचडी अगर किसी इंसान के नाम पे होती है तो वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर होती है। अंबेडकर इतने लिबरल है, अंबेडकर इतने प्रासंगिक है नई विश्व दृष्टि को लेकर के। दुनिया का जब सबसे बड़ा स्ट्रेस बर्निंग कॉन्क्लेव होता है, तो उसमें बात बुद्धा की होती है। जब भारतीय संविधान बनाते हैं 2500 साल, लगभग 2500 साल बीत जाने के बाद, और लगभग इंडिया में बुद्धिस्ट कल्चर खत्म होने के बाद, तो आप समता और बंधुत्व का संदेश जहां से लाते हैं तो वो बुद्ध है। इसका मतलब यह है कि प्रासंगिकताएं तो बनी हुई हैं, और वो लोग बेहद प्रासंगिक हैं नई पीढ़ी के संदर्भ में भी, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हों। तो वो दो तरह से प्रासंगिक हैं। एक तरफ तो वो है जो लोग निम्न तबकों से आ रहे हैं, तो उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है कि नहीं, आप कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया के इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ वो इसलिए प्रासंगिक है कि जिस विश्व दृष्टि की आप बात कर रहे हैं, उस विश्व दृष्टि से लबालब वो दो लोग, वो पूरी की पूरी परंपरा पड़ी है, जिसमें आप कबीर का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप अंबेडकर का नाम ले सकते हैं, जो गौतम से शुरू होती है और वो आज तक अब तक चल रही है। बहुत सारे लोग इस स्तर पे भी हैं। भंते करुणाशील राहुल इस मीटिंग में है।
तो उस विश्व दृष्टि को आप किस तरह से समझें? अब असल की दिक्कत है, असल की समस्या पे मैं आता हूं। जब मैंने दो दृष्टि आपको बता दी, तो असल की समस्या वहां से शुरू होती है कि इंसान जो जाति के निचले तबके से आता है, जो जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन से आता है, जो भाषा की असमानताओं से आता है, वो इंसान जब यूनिवर्सिटी में आता है तो उसे एक समय लगता है कि वो विश्व दृष्टि को समझ पाए। और जितनी देर में, जितना वक्त उसे विश्व दृष्टि को समझने में लगता है, तब तक उस शिक्षण संस्थानों में उसके साथ खड़े लोग या तो उसे दिग्भ्रमित कर देते हैं या फिर अपने पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर देते हैं और वो इंसान पीछे रह जाता है। आप उसी दृष्टि से आ रहे हैं, आप उसी इंसान को मार रहे हैं जो दुनिया में विश्व दृष्टि का परिचायक है। आप उसी इंसान को आदर्श मान करके विश्वविद्यालयों में प्रवेशित हो रहे हैं। लेकिन आप जब विश्वविद्यालय में प्रेषित होते हैं तो आप उस इंसान के विचारों का एक नया रूप देखते हैं, और चूंकि आप उस रूप से परिचित नहीं हैं, तो आप लगातार पीछे होते जाते हैं और आप व्यवस्था के अंतिम चरम का हिस्सा बन जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं एक समय तक डिमोटिवेट हो जाते हैं या आप संघर्ष का नया द्वार खोलते हैं। ऐसी स्थिति जो है, उस स्थिति से निपटा जाना बहुत जरूरी है। और स्थिति से निपटने की बात करें तो ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम बुद्धा के किस व्यवहारिक पक्ष को रख रहे हैं। आपकी जनरेशन सोशल मीडिया पे फिटनेस की वीडियो देख रही है, हमारी वो पीढ़ी जो 15 सेकंड में स्किप करके एक रील का गाना सुन रही है, और रील उसका मूड स्विंग कर दे रहा है। पहले में वो किसी कुकिंग वीडियो को देखती है तो उसे लगता है, उस पीढ़ी के इंसान को, तो चलो आज एक कुकिंग ट्राई करते हैं। उसी के 15 सेकंड बाद वो थोड़ा सा नीचे किसी रील में चला जाता है तो उसे लगता है नहीं, आज कोई फोक कल्चर की बात सुनते हैं। उसी पीढ़ी के इंसान को लगता है। तो वो जो है मानसिक अविचलन की स्थिति जो इस जनरेशन में है, उसको आप अंबेडकर किस स्वरूप में दे रहे हैं, आप बुद्ध को किस स्वरूप में दे रहे हैं? क्या आप एक औपचारिकता तक महज सीमित कर दे रहे हैं? अगर आप उस औपचारिकता को सीमित कर दे रहे हैं कि आप जय भीम बोलिए और नमो बुद्धाय बोलिए, उसके बाहर की चीजें भूल जाइए, आप उनके सांस्कृतिक पक्षों को, उनके व्यवहारिक पक्षों को भूल जाइए, तो यह मामला गमगीन होता जा रहा है। क्योंकि हम में और उन पाठ्य पुस्तकों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, उन सिलेबस की उन पाठ्य पुस्तकों में जो आपको डेट्स तो रटा रही हैं। एक बच्चा जो तारीखें रट रहा है स्कूल में जाकर के, विश्वविद्यालयों में जाकर के हम तारीखें रट रहे हैं, इंपेरिकल कैरेक्टर्स ऑफ बुद्धा पे बात कर रहे हैं, या द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बुद्धा पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी के अलग अलग पक्षों को समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप घर पे भी अगर उसी तरह की चीजें पा रहे हैं, तो फिर उनकी विश्व दृष्टि को और उनकी देश दृष्टि को समझना बड़ा मुश्किल होगा। और वो जनरेशन अपने आप में स्ट्रगल्स के लिए खुली छोड़ दी जाएगी। और भावुकताओं की संचलन के दौर में, मूड स्विंग्स के इस दौर में जनरेशन जी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये हो जाएगा कि वो किस तरह से इन बातों को पाटेगी। तो हमें यह समझना होगा कि विश्वविद्यालयों में, हायर एजुकेशन में अम्बेडकराइट मूवमेंट किस स्तर पे विश्व दृष्टि के साथ जा सकता है, उसमें हम लोग आज क्या कर रहे हैं। हम घरों में अम्बेडकर के किस पक्ष पे बात कर रहे हैं? क्या हम बाबा साहब किस बात पे, इस पक्ष पे बात कर रहे हैं कि बाबा साहब का वैवाहिक जीवन कैसा था? आप क्या इस पक्ष पे बात कर रहे हैं कि अम्बेडकर, अच्छा अम्बेडकर बड़े शानदार इंसान थे, ये थे? आप ऊपरी सतहों को छू रहे हैं, आप अंदर जाके कुछ डीप भी निकालना चाह रहे हैं। दुनिया भर में मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं इस बात का। दुनिया भर में इस बात को चर्चाएं होती हैं कि बाबा साहब का वैवाहिक जीवन ऐसा था, उनकी 2 शादियां हुई, ये हुई वो हुई। लेकिन आप ये बात नहीं करते कि वैवाहिक जीवन पर बाबा साहब की समझ क्या कहती है। जैसे राइट टू प्राइवेसी के लिए महिलाओं को लगातार संघर्ष करना पड़ा, चाहे आप किसी बस स्टैंड पे चले जाइए, वो व्यवहारिक रूप से आज भी नहीं दिखता। लेकिन बाबा साहब का एक पत्र है जो वो सविता अम्बेडकर को लिखते हैं, जब उनका शादी के लिए कॉल हो जाता है, और वो पत्र आप पढ़िएगा, खैर मैं छोटा सा इशारा दे रहा हूं, उस पत्र में आप पाएंगे कि बाबा साहब विवाह की संस्था पर क्या सोचते हैं पूरी की पूरी, और वो एक स्त्री के निजता के अधिकारों के किस स्तर पर रक्षक हैं। आप उन बातों पे बात करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपकी आने वाली चीजें, इस बात, पीढ़ी इस बात को लेकर के इंटरेस्टेड है। आने वाली पीढ़ी ये बात नहीं जानना चाहती कि भारत रत्न बाबा साहब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए था। वो इस बात को नहीं जानना चाहती, लेकिन वो ये बात जरूर जानना चाहती है कि आर्थिक रूप में इन्वेस्टमेंट की सेविंग्स पे डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं। वो इस बात को जरूर जानना चाहती है कि स्ट्रेस बहुत हो गया है, बुद्धा इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। वो इस बात को जरूर जानना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं, अंबेडकर स्त्री और पुरुष के संबंधों पर क्या कहते हैं। और वो सिर्फ इसीलिए हो सकता है कि आपका ये जनरेशन गैप है, और उसमें अगर दो तरफा चीजें हो जाए,
कुछ आप पढ़िए, कुछ नई जनरेशन्स पढ़ें तो ये चीजें हल हो सकती हैं, या फिर आप उसी तरह से दिखाएं, आप कुछ नई यूनिक चीजें लेकर के आए उनकी वैचारिकता के साथ जो आज प्रासंगिक है, और उसके साथ आप पीढ़ी पर चर्चा करें, तो हो सकता है उस शिक्षण संस्थानों में पलने वाला अम्बेडकराइट मूवमेंट सफल हो। और उस पीढ़ी को जब वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में आए तो उसके सामने एक विश्व दृष्टि हो, और विश्व दृष्टि के साथ आए, ताकि उसे एक नया संघर्ष नहीं करना पड़े, नई चीजों के साथ रूबरू होना पड़े, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रख पाए, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो समाज का कोई स्ट्रेटिफिकेशन का पक्ष हो। और इस तरह से आप ना केवल हायरार्की को खत्म कर देंगे, हम जो वर्ण व्यवस्था को समझते हैं तो एक बात करते हैं कि असमानता स्तर पे होती है, रेखिक क्रम में होती है, जहां पर एक संस्था के ऊपर दूसरी संस्था होती है, तो वो तो लगभग आप जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं तब खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक जो सिंगल रेखीय कोण है, एक सिमिलर रेखा है, उसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं क्लास पे, कास्ट पे और नॉलेज पे। अगर हम अम्बेडकर को उस तरह से समझें तो मुझे लगता है कि हम उस असमानताओं को भी पाट सकते हैं। क्योंकि मुझे स्टालिन का एक किस्सा याद आ रहा है, और मैं स्टालिन का एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। स्टालिन तानाशाह हुए रशिया के, और उनके वैचारिक दृष्टिकोण पे मैं बात नहीं कर रहा, उनका एक छोटा सा किस्सा मैं सुना रहा हूं, आप लोग परिचित होंगे। स्टालिन के बेटे ने स्टालिन के नाम पे एक बार लोगों को धमकाना शुरू किया। वो लगातार लोगों को धमकाते जा रहे थे, वो लगातार लोगों के साथ काम करते जा रहे थे, लगी नई चीजें समझते जा रहे थे, लोगों पे दबाव बनाते जा रहे थे आर्थिक रूप से। स्टालिन को जब पता चला तो स्टालिन ने उस लड़के को बुलाया और डांटा, और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट रिकॉग्नाइज फॉर इट। तब उस बच्चे ने कहा कि क्या हुआ, अगर नहीं करना चाहिए तो मैं भी स्टालिन ही तो हूं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम स्टालिन नहीं हो। बेटे ने कहा फिर आप स्टालिन हैं, तो मैं आपका बेटा हूं, मैं कर सकता हूं। उन्होंने कहा मैं भी स्टालिन नहीं। असल में स्टालिन वो है जो आपको राजनीति के पोस्टरों में दिखता है। स्टालिन वो है जिससे लोग डरते हैं। स्टालिन वो है जो बाहर सभाओं में बोलता है। मैं स्टालिन नहीं। आप इस बात की गहराई को समझिए। स्टालिन वो है, स्टालिन मैं नहीं हूं। तो अम्बेडकराइट मूवमेंट वो नहीं है जो सिर्फ जय भीम बोलता है, जो सिर्फ नीले पट्टे डालता है। आजकल देश के राजनीतिक आंदोलनों में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। अम्बेडकराइट मूवमेंट को आप उस तरह पे समझ ही नहीं सकते कि जो सिर्फ बाबा साहब की बात कर रहा है। आप बाबा साहब के जब तक घरेलू पक्ष को नहीं समझेंगे कि बाबा साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाह रहे थे, बाबा साहब अपने भतीजे को क्या बनाना चाह रहे थे, बाबा साहब जब विश्वविद्यालयों में थे तो वो लगातार क्या कर रहे थे, वो लगातार इंगेज थे नई नई चीजों में। ये जो लोग बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बाबा साहब जब पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, तो नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब पढ़ रहे थे तो वो शिक्षकों से संवाद भी कर रहे थे। बाबा साहब जॉन डवी के सबसे प्रिय शिष्य थे, और जॉन डवी दुनिया के एजुकेशन फिलोसफी का एक बहुत बड़ा नाम। वो एक्टिविस्ट तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक्टिविस्ट बाद में होना था, लेकिन वो एक्टिविज्म कर रहे थे। और जब मैं ये विरोधाभास की बात कह रहा हूं तो आप इसे यूं समझिए कि वो दुनिया भर के विद्वानों से उस वक्त में संवाद कर रहे थे परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के। और परिवर्तन के लक्ष्य को जब आप लेकर के चलते हैं तो अपने आप में आंदोलन है। तो अम्बेडकराइट मूवमेंट कोई आज का आंदोलन नहीं है जिसे आप राजनीतिक रूप से कॉलेज के प्रेसिडेंट बनाने तक सीमित कर दें। वो आपके व्यवहारिक जगत को खोलने का, आपके ज्ञान को जगत के खोलने की बात है। तो आपको उस स्तर पे बाबा साहब को समझना होगा, बाबा साहब के एजुकेशन फिलोसफी को समझना होगा, ताकि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी अम्बेडकराइट मूवमेंट को जिंदा रख पाए जिस तरह से आप चाहते हैं। और उससे पहले भी हो सकता है, उसके साथ आप नई जनरेशन की बातों को भी समझ पाए और अम्बेडकर किस तरह से उसमें डिलीवर होते हैं। लेकिन इन सब कुछ चीजों को समझने के बाद में आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थिति समझ सकते हैं, आप जनरेशन जेड को समझ सकते हैं, आप अम्बेडकराइट मूवमेंट की परिभाषाओं को समझ सकते हैं। तो ये होगा कैसे? क्योंकि ये बड़ी फिलोसफिकल बातें हैं कि एजुकेशन का एक गैप है, नॉलेज का एक गैप है, लेकिन वो गैप ब्रिज कैसे होगा, उस गैप को भरा कैसा जाएगा। जब इस बात पे आते हैं तो हम लोगों को सुझावों पे आना पड़ेगा, और हम लोग को सुझावों पे, कुछ चिंताओं पे बात करेंगे, और वहीं से नई चीजें आएंगी। बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक बहुत प्यारा स्पीच देते हैं, जिसमें उनकी एक बड़ी प्यारी पंक्ति है कि हम जब संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं तब हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं।
विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग इन द लाइफ ऑफ कोर्डा या कॉन्ट्राडिक्शंस। वी आर एंटरिंग इन द लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हम कॉन्ट्राडिक्शंस की जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, उस विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे हमारे सामने राजनीतिक मूल्य तो होंगे, हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र तो होगा, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। ये पंक्ति बहुत सीधी सी लगती है और लगता है कि एक इंसान जो इतना सब कुछ कह रहा था उसने ये लाइन भी कह दी है, हम उसे याद रख लेते हैं। नहीं, आप उसकी गहराई को समझिए। बाबा साहब ने कहा कि हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र तो होगा, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र नहीं रहेगा। और जब तक आप सामाजिक लोकतंत्र को प्राप्त नहीं कर पाते, आप सच्चे लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। राजनीतिक लोकतंत्र आपको कहता है वन इक्वल टू वन वैल्यू, एक इंसान एक वोट एक मूल्य। लेकिन सामाजिक रूप से आप ऐसे नहीं हैं। सामाजिक रूप से आप बहुत अलग स्तर पे हैं। एक इंसान जो एलिट है, एक इंसान जो बैकवर्ड है, एक इंसान जो हायर एजुकेशन में है, एक इंसान जो हायर एजुकेशन में नहीं है, एक व्यक्ति जो मूल्यों के साथ है, एक व्यक्ति जो मूल्यों के साथ नहीं है, वो आपकी समाज की संरचना को डिसाइड करता है, वो समाज का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तय करता है। और उसी कॉन्ट्राडिक्शंस में आप हम आज भी जी रहे हैं। जब आप एजुकेशन के मुद्दे पे भी बात करते हैं, पैसा है तो हमारे पास हायर एजुकेशन का एक्सेस तो है कि हम लोग हायर एजुकेशन में हो जाएंगे, हम लोगों के पास टैलेंट तो है। लेकिन एक विरोधाभास है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखाता है। और आप चूंकि उन नवीन चेहरों को नहीं समझ पाए, आप उन पक्षों को नहीं समझ पाए बाबा साहब के, अब तक गौतम बुद्ध के, फूले के, जो आज की जनरेशन के साथ प्रासंगिक है। और विरोधाभास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और यही विरोधाभास बढ़ने के कारण है कि आप या तो एक्सट्रीम्स क्रांतिकारी हो रहे हैं, या फिर आप समर्पणशील हो रहे हैं। या तो आप व्यवस्था के सामने समर्पण कर दे रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो रहे हैं, उस यूटोपिया में चले जा रहे हैं कि नहीं दुनिया में चीजें बदलेंगी, लेकिन कब पता नहीं। जो आप विश्वविद्यालयों में रहते हैं तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो आप सोचते हैं जल्दी से जल्दी यहां से निकला जाए। ये जो गैप है कि एक इंसान एजुकेशन, हायर एजुकेशन से इंस्टीट्यूट में निकल करके भी अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए काम नहीं करना चाह रहा, ये इसीलिए है कि आपने अम्बेडकराइट मूवमेंट को उस तरह से परिभाषित नहीं किया है। आप मूवमेंट का सिर्फ राजनीतिक रूप से समझते रहे, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उस तरह की चीजें आई नहीं। तो ये मूवमेंट ना केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शुरू होगा, वो हमारे घर से शुरू होगा, जब हम नई जनरेशन को उस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। ये शिक्षा की समानता के साथ शुरू होगा, जो बाबा साहब का कोर मंग बातें हैं। वो दो तरफा प्रयास के साथ शुरू होगा। हम बुद्धा के स्ट्रेस को सुलझाने के उस प्रयास में, और चूंकि मैं भंते करुणाशील राहुल के व्याख्यानों में बैठा हूं, मेरा सौभाग्य रहा है और मैंने लगातार उस चीज को महसूस किया है कि बुद्ध अपने बहुआयामी पक्षों को समेटे हुए हैं। बुद्ध सिर्फ वो नहीं है जो किसी राजा को ये बता रहे हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें पापों की मुक्ति कैसे होगी। बुद्धा वो भी है जो 80 साल के ग्लानि में घिरी हुई नगर वधु को बुद्ध धम धिक्षणा दे रहे हैं। वहां से आप प्रोग्रेसिव कैरेक्टर को समझिए, बुद्ध को। बटा हुआ समाज, बटा हुआ समाज, बटे हुए राजा। उस वक्त में अपने अंतिम समय में बुद्ध एक नगर वधु को, अगर उसे अलग स्तर पे समझा जाए तो आप नगर वेश्या कह सकते हैं, उसके लिए भी धम के दरवाजे खुलते हैं। और दिस इज द समथिंग प्रोग्रेसिव, जहां पे बुद्ध ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जेंडर की समानता का संदेश क्या है। आप इस कहानियों के पीछे जाएंगे नहीं ना, जब तक आप थोड़ा सा दार्शनिक होकर के उन चीजों को नहीं देखेंगे, आप थोड़ा सा उस दर्शन को व्यवहारिक नहीं बनाएंगे, तो आप उन घटनाओं के पीछे के व्यवहारिक दर्शन को लेकर के जब तक नहीं चलेंगे, तब तक आपकी चीजें, आप जनरेशन को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। और यूनिवर्सिटी इसी विरोधाभास से आजकल जूझ रही है। लोग जब भीम तो कहना चाहते हैं, लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट का पार्ट भी होना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम स्टेट को डिफाइन करें, हम राज्य की व्यवस्थाओं को डिफाइन करें, तो अम्बेडकर को किस तरह से लाएं। उसके लिए आवश्यक है कि हम उस चीजों को शुरू करें, नई जनरेशन के पास बैठ करके थोड़ा सा उस व्यवहारिकता के गैप को शुरू करें, भरना शुरू करें। हम भंते करुणाशील जैसे राहुल जैसे लोगों को, जो इस बात को लेकर के बड़े व्यवहारिक हैं, उनको थोड़ा सा और अपग्रेड लें,
सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग वर्चुअल सिटीजनशिप का हिस्सा है, उसमें हम भी थोड़ा सा वर्चुअल हों, थोड़ा सा मोर टेक्नोक्रेट हों और उन चीजों को लेकर के थोड़ा सा उनके बीच में जाएं। क्योंकि हम अभी तीसरी जनरेशन में हैं। मैं कह सकता हूं, आपकी एक जनरेशन से पीछे होने का दावा कर सकता हूं, और ये कह सकता हूं कि एक जनरेशन थी जो धर्म के पक्ष को समझती थी, जिसने बुद्ध के धर्म के पक्ष को समझा, जिसके पास अंबेडकर भी हैं। उसके बाद एक नई जनरेशन आई जो कांशीराम के आसपास की है, मान्यवर कांशीराम के आसपास की जनरेशन ने बुद्ध को आध्यात्मिक रूप से समझना शुरू किया। धार्मिक रूप से समझा गया, बाद में बुद्धा को आध्यात्मिक स्वरूप पे समझा गया, जहां पे धर्म गौण हो गया और धर्म की जो सारी चीजें थी जिसमें कुरीतियां भी शामिल थी और दुनिया भर के धर्मों में उनके खिलाफ बुद्धिज्म मूवमेंट ढंग से खड़ा हो पाया। लेकिन ये जो जैन जी है उसमें आपको थोड़ा सा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। तो धर्म, अध्यात्म और व्यवहार जब एक साथ आ जाएंगे तो मुझे लगता है आप उस ट्रेनिंग स्कूल से निकल कर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जहां पर आपके सामने दुनिया भर का फलक खुला होगा और आप बहुत बेहतरीन के साथ अपने आर्ग्यूमेंट को स्टैब्लिश कर पाएंगे। और आप दुनिया भर के जो भी पढ़ रहे हो, आप हो सकता है फिलोसफिकल पढ़ रहे हो, आप मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हो सकता है आप डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ रहे हो सकता है आप दुनिया भर का कोई भी रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंटेशन में अम्बेडकर जब तक नहीं आएंगे, जब तक बुद्धा नहीं आएंगे, तब तक मुझे लगता है कि वो मूवमेंट हो सकता है राजनीतिक रूप से अच्छा हो जाए, हो सकता है आप अपने प्रेसिडेंट्स बना लें, हो सकता है आप 3-4 साल एंजॉय कर लें उस नाम पे, आप एक क्लब ज्वाइन कर लें, लेकिन आप उस व्यवहारिक आंदोलन के उस व्यवहारिक पक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे या उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका लक्ष्य परिवर्तन है। उस उद्देश्य के साथ जिसका लक्ष्य परिवर्तन है वो तभी संभव होगा जब हम अपने पिछली पीढ़ी के धर्म और अध्यात्म को समझते हुए नई स्तर पे उस बात को परिभाषित कर दें जो व्यवहारिकता का पक्ष है। हम बुद्धा के स्ट्रेस बर्निंग के पक्ष को, हम बुद्धा की लैंगिक समानता के पक्ष को, क्योंकि नई पीढ़ी जो आ रही है, मैं फिर से इस बात पे कहूंगा, अंत पे अपनी बातों को समेटते हुए मैं इस बात को कहूंगा कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो सिर्फ जाति की समस्याओं से परेशान नहीं है, उसे नहीं लगता है, क्योंकि वो पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ है। हो सकता है एक वर्ग है जिसे जाति की समस्या अब भी लगती हो, लेकिन आप जब कोलंबिया पढ़ने जाएंगे तो आपके सामने जाति का पक्ष नहीं है, आपके पास जेंडर का पक्ष है। और जेंडर में इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जेंडर की डिबेट आजकल दुनिया में बड़ी नहीं है। वो की कल्चर जो अमेरिका का है, उनके पास एक विश्व दृष्टि जो है, नई युवा पीढ़ी जिस विश्व दृष्टि के साथ पाश्चात्य विचारकों का अनुसरण करती है, वो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि बुद्ध बहुत पहले दे चुके हैं, अम्बेडकर के लेखन में बहुत है। आवश्यकता है बिटवीन दी लाइन, बिटवीन दी वर्ड, हम शब्दों के बीच की उस एसेंस को समझना होगा, हमें उन इशारों को समझना होगा जो उन लोगों ने नई पीढ़ी के बारे में दिए हैं, और हम अपनी नई पीढ़ी के साथ उस बात को पहुंचा सकें। स्कॉलरशिप देना महज पर्याप्त नहीं है, आर्थिक सुरक्षाएं, सामाजिक सुरक्षाएं देना पर्याप्त नहीं है, आपको बहुत सारा चिंतन देना पड़ेगा, और चिंतन आपको व्यवहारिकता के पुट के साथ देना पड़ेगा, चिंतन आपको थोड़े से नए वे में देना पड़ेगा। तो वी थिंक इट्स नॉट द थिंग ऑफ ओल्ड जनरेशंस, वो थोड़ा सा यूनिक लगे, थोड़ा सा कल्चरल पार्ट भी लगे, ताकि चीजें सहेजी जा सकें। मैं बीआरसी को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। भंते के नेतृत्व में जिस तरह से बीआरसी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर काम कर रहा है, जिस तरह से कम शाम को 1 घंटे बैठने के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है, विभिन्न समाज के विभिन्न आयामों को समझने के लिए, नई चीजों को समझने के लिए, उसमें हमें थोड़े से नए इनोवेशन करने होंगे, हमें नई चीजें करनी होंगी, नई इनोवेशन ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा नैरो डाउन हमें चीजें होना पड़ेगा। वो टीम के वर्क के साथ होगा, हम लोग सारे स्तर पर अपनी भूमिकाएं अदाएं करते चलें तो ये विरोधाभास भी मिटेगा, शिक्षा की समानता भी बल जाएगा, और नई पीढ़ी भी अलग स्तर पे चीजों को समझ पाएंगी। कोचिंग और हॉस्टल को लेकर के भंते बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और भंते नहीं, पूरा बुद्धिज्म धम्मभूमि का जो मूवमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है। मैं खुद पलवल गया हूं और मैंने देखा है, हमें उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हम एक तरफ हो सकता है हम एक बौद्धिक तबका खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो,
जिसका पार्ट वो लोग हैं जो अभी सरकारी सुविधाओं को ले रहे हैं, जो बाबा साहब के उस मूवमेंट से लाभान्वित हो सकते हैं या हो चुके हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो बाबा साहब के उस मूवमेंट से लाभान्वित नहीं है, लेकिन वो होना चाहता है। हम लोग उसको स्पेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो अब सरकारी सुविधाओं में, और हम चाहते हैं कि वो अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े। लेकिन हम उस जनरेशन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जो आने वाले वक्त में देश का मिडिल क्लास होगा, जो देश की इकोनॉमी का संचालक होगा, जो देश में वैचारिक धरातल को तय करेगा। और उसको देखने की सिर्फ आवश्यकता इसीलिए है कि हम उसको एक अलग तरह का स्पेस दें अपनी बातें कहने का, अपनी बातें रखने का। और बीआरसी बखूबी ये काम कर रहा है, और उसका बड़ा उदाहरण मैं भी हूं। आज मैं पहले एक बार आया था बाबा साहब के छात्र जीवन पर बात करने, आज इस बात पर, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और विस्तृत करें, क्योंकि इस व्यवहारिक और भावुकता के पक्ष में भी जब लोग व्यवहारिक भी होना चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुड स्विंग्स में है, वो भावुकता के स्थान पर है, वहां पे बाबा साहब बड़े प्रासंगिक हैं, बुद्धा बड़े प्रासंगिक हैं, जैसा कि मैंने कुछ उदाहरणों से चर्चा करी। और स्पेशली सबसे बड़ा सवाल जेंडर, जिसपे दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का आप देखेंगे तो वो लगते हैं कि बहुत रेडिकल हैं, उनमें कुछ नया नहीं है कहने को। उनके पास, जैसे आप इस्लाम को देखिए, आप हिंदुज्म को देखिए, आप दुनिया के किसी धर्म को उठा करके देखिए, किसी चीज को उठा करके, आप किसी टेक्स्ट को उठा, बाइबल को उठा करके देखिए, वो लोग लगता है कि वो जेंडर के मामले में बहुत बायस्ड हैं। आप पुराने चीज, वो दास प्रथा के मामले में बायस्ड हैं। लेकिन बुद्धा इन सबसे उन्मुक्त है। बुद्धा सिर्फ अछूत को धम्म दीक्षा नहीं दे रहा है, बुद्धा दास को भी भ्राता कह करके संबोधित कर रहा है। अंबेडकर सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, अंबेडकर स्ट्रगलिंग फॉर द जेंडर राइट्स, अंबेडकर फॉर स्ट्रगलिंग फॉर द वीमेंस। और अब तो वो खैर स्त्री पुरुष से आगे की डिबेट जा चुकी है। तो आप उन चीजों को समझें कि कितने मॉडर्नाइज पुरखे हैं हमारे, और हमारे पुरखे अगर इतने मॉडर्नाइज हैं तो थोड़ा सा मॉडर्न हम भी हो सकते हैं। और हमें इस संदर्भ में थोड़े से प्रयास करने चाहिए, साझा प्रयास करने चाहिए। और इस साझा प्रयासों की अपील के साथ बीआरसी की टीम को साधुवाद ज्ञापित करते हुए, भंते करुणाशील राहुल के को वंदामी करते हुए, मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और इस पटल को आगे की समागम चर्चा के लिए खोलता हूं। धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, श्रद्धे प्रमोद प्रखर साहब। निश्चित ही जो आज का यह